हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और प्यारे बच्चों, आज की ये एक स्पेशल और मोस्ट डिमांडेड वीडियो, या फिर यूं कहें बच्चों कि लगभग 1 घंटे का महा एपिसोड। जी हाँ बच्चों, 1 घंटे की स्पेशल वीडियो क्लास 8वीं का आपका हिंदी का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के फाइनल के एग्जाम के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है बच्चों। क्योंकि आज के ना इस 1 घंटे के वन शॉट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों आपके हिंदी सब्जेक्ट के लिए एक मैराथन। जी हाँ बच्चों, एक रैपिड रिवीजन कह सकते हो या फिर मैराथन कह सकते हो। और इस 1 घंटे के अंदर हम आपकी इस वसंत किताब के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल सकते हैं उनको यहां पे डिस्कस करेंगे। और सबसे अच्छी बात पता है क्या बच्चों, जो भी क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ना, वो सारे के सारे क्वेश्चंस, सबसे पहली बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं बच्चों, और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो हमने पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर के एग्जाम से निकाले हैं। तो बच्चों, अभी आपका जो फाइनल का एग्जाम होगा ना, इस वीडियो से बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं बच्चों कि ये जो हमारा 1 घंटे का आज का सेशन है ना, इसको कंप्लीटली एंड तक देख लेना। और जिस जिस बच्चे ने पूरा देख लिया ना, आप यकीन मानो बच्चों, आपकी कविता के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो भी तैयार हो जाएंगे। आपके जो पाठ होते हैं, अध्याय होते हैं, इनके भी क्वेश्चन आंसर तैयार हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ इस 1 ही घंटे की वीडियो में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। और हाँ, आपका कोई भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट हो तो ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और हमेशा मैंने कहा है बच्चों कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को सारे बच्चे जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ अपडेट आपको मिलते रहते हैं और साथ ही साथ वीडियो के लिंक भी मिल जाते हैं, ठीक है। इस वीडियो पे हम कम से भी कम 1K लाइक का एम रखते हैं। जी हाँ बच्चों, 1000 लाइक का एम रखते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, और शेयर कर देना दोस्तों में। कमेंट बॉक्स में आप लोग वीडियो को देखने के बाद अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों, रेडी हो आप लोग 1 घंटा मेरे साथ अपने इस वसंत किताब के मैराथन के लिए, रैपिड रिवीजन के लिए? बोले बोले बच्चों, तैयार हो आप लोग? तो चलो आज के इस फुल सिलेबस वन शॉट की वीडियो को शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। तो शुरुआत करेंगे बच्चों, शुरू करेंगे सबसे पहले चैप्टर से। चैप्टर नंबर 8, मतलब 8वीं क्लास का चैप्टर 1 है हमारा, लाख की चूड़ियां, ठीक है। लाख की चूड़ियां, बड़े ध्यान से देखना बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 हमारा ये है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था? बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था? तो एक तो चाव से गांव क्यों जाता था, और बदलू जो कि मामा लगते हैं उसके, जब नानी के घर जाता है ना, इसीलिए तो वैसे मामा लगते हैं, लेकिन वो काका कहता था। क्यों? क्योंकि देखो, सबसे पहली बात, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव इसलिए जाता था क्योंकि वह लाख की चूड़ियां बनाने वाले कुशल कारीगर वहां पे बदलू रहते थे। लेखक को बदलू काका से बहुत ही ज्यादा विशेष लगाव था, क्योंकि वह उसे रंग बिरंगी लाख की गोलियां दिया करते थे जो उसे बहुत ही पसंद थी। तकनीकी रूप से लेखक को बदलू को मामा कहना चाहिए था, क्योंकि वो मामा के गांव का व्यक्ति है, कारीगर है, क्योंकि वो उसके गांव, मामा के गांव का निवासी था। लेकिन अब बाकी के गांव के बच्चे उसे काका काका कहते थे, तो ये भी काका कहने लगा था, है ना। तो इसीलिए जो लेखक है वो बदलू को बदलू मामा ना कह के बदलू काका कहता था, ठीक है, इस तरीके से। ओके, चलो अगला देखेंगे हमारा दूसरा वाला, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या होती है? तो देखो बच्चों, वस्तु विनिमय वह प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है, ठीक है। वस्तु विनिमय यानी विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान। अब वस्तु जुड़ गया तो वस्तु का हो गया, है ना। पुराने समय में धन का उपयोग तो होता नहीं था, बहुत कम होता था, तो इसीलिए एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ली दी जाती थी। जैसे लेखक है ना, मतलब जो बदलू है, लेखक के अनुसार बदलू जो है ना, जो चूड़ियां बनाता है, वो चूड़ियों के बदले अनाज लेता है और चूड़ियां देता है ना। लेकिन आज के टाइम पे बच्चों जो मुद्रा का प्रचलन है ना, वो क्या हुआ है, विनिमय क्या हुआ है, मुद्रा वाली बन गई है। यानी कि आप पैसे दो और जो है ना वस्तु को ले जाओ, है ना। अब क्रय विक्रय कैसे हुआ है? वस्तुओं के आधार पर होने लगा है। ओके, चलिए तीसरा प्रश्न, लाख की चूड़ियां पाठ में बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी नहीं रही? ठीक है, तो कौन सी व्यथा थी बच्चों? देखो, बदलू इस बात से बहुत ज्यादा दुखी था कि मशीनों का युग आ चुका है
अब मशीनों के द्वारा निर्मित कांच की चूड़ियों के बढ़ते प्रचलन के कारण उसकी लाख की चूड़ियां बिकना बंद हो गई। इससे उसकी आजीविका नष्ट हो गई। यही दुख उसकी आंखों में झलकता था, जिससे लेखक ने महसूस कर लिया था कि आखिर दुखी क्यों है। ठीक है, अगला प्रश्न, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या क्या बदलाव आया बच्चों? तो मशीनीकरण ने बदलू के पूरे जीवन को बदल के रख दिया। उसका चूड़ी बनाने का व्यवसाय बंद हो गया, जिससे वह बेरोजगार हो गया। काम ना होने के कारण उसका शरीर कमजोर हो गया। चिंता के कारण उसके माथे पर गहरी लकीरें पड़ गईं। अब वह पहले की तुलना में अधिक बीमार हो गया और बहुत ही ज्यादा उदास भी रहने लगा था बच्चों। ठीक है, इस तरीके से। अगला प्रश्न, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है लाख की चूड़ियों पाठ के आधार पे बताओ। तो देखो बच्चों, मशीनी युग ने कितने ही हाथ काट दिए हैं। इस कथन में लेखक कारीगरों की दुर्दशा को उजागर करता है। मशीनों के आने से कारीगरों के पारंपरिक व्यवसाय छिन गए हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। पहले वे अपने हुनर से अपनी जीविका चलाते थे, लेकिन मशीनों के आने से उनका रोजगार छिन गया है। लाख की चूड़ियां बनाने वाले बदलू जैसे कारीगरों के लिए काम पाना अब मुश्किल हो गया है, जिससे कि उनको बेरोजगारी की मार झेलनी पड़ रही है ना, इस तरीके से। तो ऐसे आप करेंगे। अगला प्रश्न, लाख की चूड़ियों का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीजें बनती हैं, ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, भारत में लाख की वस्तुओं का निर्माण मुख्य रूप से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक के राज्य में होता है। लाख से केवल चूड़ियां ही नहीं, बल्कि मूर्तियां, सजावट की वस्तुएं, और लेखक को बदलू काका गोलियां देते थे, तो गोलियां भी बनाई जाती हैं, है ना बच्चों। ऐसे करके आप इसका आंसर लिख देंगे। अगला प्रश्न है, अब ये पता है आपके ऊपर है, ठीक है, आप इसे अपने हिसाब से लिख सकते हो कि मान लीजिए आपके घर में कोई मेहमान आता है, तो आप उसका अतिथि सत्कार कैसे करोगे? तो मेरे हिसाब से जब हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हमें सबसे पहले उनका प्रेम पूर्वक स्वागत करना चाहिए। आदर से उन्हें बैठने के लिए कहना चाहिए, उनका हालचाल पूछना चाहिए। इसके बाद सह सम्मान जलपान कराना चाहिए। हमारे वेदों पुराणों में लिखा है अतिथि देवो भवा, जिसका अर्थ होता है अतिथि भगवान का रूप होते हैं, इसीलिए उनका सत्कार करना हमारा कर्तव्य होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये हो गया। अब ना एक बार सारे बच्चे जल्दी से चैट सेक्शन में मुझे ये बताओ कि जो मैंने अभी आपको चैप्टर 1 लाख की चूड़ियों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए, समझ में आए कि नहीं? अगर समझ में आ गए तो लिखेंगे 1 यस सर। ठीक है, 1 यस सर जी। जिसको भी ढंग से समझ में आ गया सारे बच्चे लिखेंगे 1 यस सर। ओके, और जिस भी बच्चे ने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है, सारे के सारे बच्चे सेशन को लाइक भी कर देंगे। ठीक है, यस सर जी, 1 यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ज्यादा से ज्यादा बच्चों सेशन को शेयर करो अपने दोस्तों में, ताकि और भी बच्चे ज्वाइन है। अभी देखता हूं मैं कि काफी बहुत कम बच्चे यहाँ पे ज्वाइन है, बहुत ही कम, जबकि सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलो सेकंड चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सेकंड चैप्टर बच्चों, बस की यात्रा। कौन सा? बस की यात्रा। चलिए बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा, या फिर श्राद्ध भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जाग गई? वसंत बस की यात्रा के आधार पे बताओ। तो देखो बच्चे कैसे लिखेंगे। लेखक के मन में कंपनी के हिस्सेदार के प्रति सम्मान इसलिए जागा बच्चों क्योंकि वह यात्रियों और अपनी जान की परवाह किए बिना बस को चला रहा था। वह घिसे हुए टायरों के साथ बस को सड़क पर उतारकर यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डाल रहा था। इसके बावजूद उसकी यह जिद कि किसी भी हाल में बस को चलाए रखना है, त्याग और आत्मसमर्पण का परिचायक थे। इसीलिए इसी भावना ने लेखक के मन में उसके प्रति श्रद्धा भाव को उत्पन्न किया बच्चों। ठीक है, ऐसे करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। लोगों ने यह सलाह दी कि जो भी समझदार आदमी होते हैं ना, वो इस शाम वाली बस से कभी सफर नहीं करते हैं। तो लोगों ने लेखक को यह सलाह क्यों दी? क्योंकि देखो, लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि लोगों को यह पता था कि ये जो बस है ना, बहुत ही जर्जर हालत में, यानी कि बहुत ही खराब है, टूट फूट गई है बहुत ज्यादा, है ना, और ये कभी भी खराब हो सकती है। इस बस पे भरोसा करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि न जाने यह कब और कहां रुक जाए,
और इसे ठीक कर पाना भी आसान नहीं था। शाम होते ही रात का सफर और भी डरावना हो जाता था, क्योंकि रास्ते में कहीं पे भी रुक सकती थी, कहीं पे रुकने की नौबत आ सकती थी, और ऐसे में लोगों को ये बस भूतिया सवारी जैसी लगती थी। इसीलिए यात्रा करना किसी खतरे से कम नहीं था बच्चों ये, ठीक है। चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे। यस सर जी, समझ गए। चलिए, वेरी गुड। अब है तीसरा प्रश्न। बस की यात्रा पाठ के अनुसार ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा बच्चों? तो देखो, जब लेखक के चालक ने उसे स्टार्ट किया तो पूरी बस में एक अजीब सी धड़कन उत्पन्न हुई। इंजन के कंपन से पूरी बस कांप उठी और यात्रियों को ऐसा लगा मानो वे खुद इंजन के भीतर बैठे हो। इंजन के चलते ही हर यात्री इधर उधर हिलने डुलने लगा, मानो वे इंजन का ही एक हिस्सा हो। इंजन की तेज आवाज से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे पूरी बस इंजन में तब्दील हो चुकी हो और यात्रियों को इसके भीतर समा जाना पड़ा हो, ऐसा कुछ यहां पे कहा गया है, ठीक है। ये चीजें। अगला प्रश्न बच्चों, बस की यात्रा पाठ के अनुसार गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर बहुत हैरानी क्यों हुई थी? तो देखो बच्चों, लेखक ने जब बस को उसकी जर्जर अवस्था में देखा तो उसे विश्वास ही नहीं था कि यह सही तरीके से चल भी पाएगी। उसने जब बस मालिक से यह सवाल किया कि क्या यह बस सही में चलती भी है, तो उसने जवाब दिया, यह बस अपने आप चलती है। यह सुनकर लेखक अचरज में पड़ गया, क्योंकि उसे इस बस की हालत देखकर यह लग ही नहीं रहा था कि कभी भी बीच रास्ते में बंद हो, मतलब ये लग रहा था कभी बीच रास्ते में बंद हो जाएगी है। मालिक के आत्मविश्वास भरे जवाब ने लेखक को और अधिक हैरान कर दिया था बच्चों, ठीक है। ऐसे करके लिखेंगे। फिर अगला यहाँ पे, बस की यात्रा पाठ के अनुसार मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक जो है वो हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था, ये आपको बताना है। तो देखो बच्चों, लेखक को हर पेड़ दुश्मन के समान लग रहा था, क्योंकि बस की हालत इतनी खराब थी कि उसे जबरदस्ती चलाया जा रहा था। किसी भी समय इसकी ब्रेक फेल हो सकती थी या फिर कोई पुर्जा खराब हो सकता था। इसीलिए लेखक को लग रहा था कि कहीं ये बस किसी पेड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त ना हो जाए। यात्रा के दौरान उसे हर पेड़ एक खतरे की तरह महसूस हो रहा था और इस डर की वजह से वह हर पेड़ को अपना दुश्मन भी समझ रहा था, ठीक है। ऐसे करके आप इसका आंसर लिखेंगे। चलिए, तो ये हो गया आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 2। ओके, एक बार सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे चैप्टर नंबर 2 के जितने भी क्वेश्चन बताएं समझ में आ गए कि नहीं। अगर समझ में आ गए तो जल्दी से लिखेंगे यस सर सेकंड, इस तरीके से, ठीक है। सारे बच्चे जल्दी से लिखेंगे यस सर जी, और ये सेकंड करके ऐसे बोलेंगे। ओके, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे समझ में आ गया कि नहीं। ठीक है, पीहू गेमिंग यस सर जी, वेरी गुड। एस के जी गेमर, अर्जुन रॉय यस सर, ठीक है। संध्या यस सर जी, रिया यस सर सेकंड, हरीश कुमार सेकंड यस सर, यस सर, यस सर जी। मिस्टर विवेक, म्यूजिक क्लब, हरीश सिंह, प्रीति यादव, चलिए वेरी गुड, आ गया अच्छे समझ में। चलिए बहुत बढ़िया। तो आप शुरुआत करते हैं चैप्टर 3 की। दरअसल चैप्टर 3 चैप्टर नहीं, एक कविता है आपकी, ठीक है। चैप्टर 3 नहीं बल्कि ये आपकी कविता है, ठीक है। तो क्लास 8 हिंदी का चैप्टर 3 या फिर कह लीजिए कविता है भगवान के डाकिए, और इससे कुल मिला के 4 क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर बनते हैं। 4 क्वेश्चन कौन कौन से? कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है बच्चों? तो इसको बताने के पीछे क्या कारण थे? पक्षी और बादल किसी भी देश की सीमा को नहीं मानते। देखो, पक्षी या बादल हो गए, ये किसी देश की सीमा को तो मानते नहीं है, वे पूरी दुनिया में एकदम स्वतंत्र रूप से विचरण करते रहते हैं, यानी कि इधर उधर जाते रहते हैं, और ये ईश्वर के संदेशवाहक बनकर प्रेम और एकता का संदेश फैलाते हैं। पक्षी फूलों की सुगंध को दूर दूर तक पहुंचाते हैं, जबकि बादल एक स्थान से जल लेकर दूसरे स्थान पे बरसते, एक स्थान की भाप लेकर दूसरे स्थान पे जाके बरस जाते हैं। ये ना तो किसी बंधन को स्वीकार करते हैं और ना ही किसी सीमा में बंधते हैं। दूसरी ओर मनुष्य सीमाओं, जातियों और राष्ट्रों में बंटकर रहता है। मनुष्य जो है ना, वो आज के टाइम पे जातियों में, राष्ट्रों में बंटकर रह गया है। विश्व बंधुत्व की भावना में कोई उनको अपना मतलब ही नहीं है।
यही कारण है कि कवि ने पक्षी और बादलों को भगवान के डाके की संज्ञा दी है। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है कि सर जी आप ना पोएट के नाम भी करवा दो। बच्चों पोएट के नाम के लिए आप अपनी किताब उठाओ, ठीक है, टोटल 10 ही आपके चैप्टर और पोएम मिला के टोटल 10 ही हैं, तो आप उनके पोएट या जो भी चैप्टर के नाम है उनको याद कर लो। ठीक है, तो कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों कहा है, आपका आंसर कुछ इस तरीके से रहेगा बच्चों। चलो सेकंड क्वेश्चन है, भगवान के डाकिए कविता के आधार पर पक्षी और बादल के द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? तो बच्चों कौन कौन पढ़ पाते हैं? प्रकृति के सभी रूप, प्रकृति के सभी रूप यानी कि पेड़ पौधे, नदियां, झरने, पानी, पहाड़, वे इन संदेशों को समझते हैं और महसूस करते हैं कि यह सब प्रकृति के संतुलन और विश्व बंधुत्व का ही हिस्सा है बच्चों। ठीक है सर, कब तक चलेगा लाइव? 11 बजे तक, 11 बजे तक लाइव चलेगा। अगला प्रश्न है, किन पंक्तियों का भाव यह है कि प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती है, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है, तो कौन सा है? और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी भरकर गिरता है। इस पंक्ति का यह सदेश है कि बादल सीमाओं से बंधे नहीं होते हैं, वे एक देश से जल लेकर दूसरे देश में बरसते हैं और संपूर्ण पृथ्वी को जलमान मतलब जल के समान बनाते हैं, ऐसे करके। ठीक है, ओके स्टेटमेंट्स सर मेरा नाम नोटिस किया, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है हमारा फोर्थ। अब फोर्थ में क्या कहा गया, ध्यान से देखिए। पक्षी और बादल के चिट्ठियों में जो पेड़ पौधे होते हैं, जो पानी होते हैं, ये पहाड़ होते हैं, ये क्या पढ़ते हैं? ठीक है, भगवान के डाकिए पक्षी और बादल, इसको चिट्ठी कौन समझते हैं? पेड़ पौधे, पानी, पहाड़, ये समझते हैं। लेकिन ये समझते क्या है, उसमें क्या लिखा होता है ये बताओ। ठीक है सर, ये पेपर आएगा क्या? बच्चे ये पेपर नहीं है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में विश्व बंधुत्व का संदेश छिपा होता है। पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ इन संदेशों को समझते हैं और महसूस करते हैं कि एक स्थान से दूसरी जगह बहकर जाने वाली हवा, फूलों की सुगंध और जल की बूंदें सबको जोड़ने का काम करती हैं। उसी तरीके से पक्षी और बादल किसी सीमा से नहीं बंधते हैं, लेकिन आज मनुष्य खुद को सीमा में बांध लेता है, वो अपने तक ही सीमित रह जाता है, यानी कि वो स्वार्थी हो चुका है एक तरीके से। ठीक है, ओके यहां पे है आपका ये कॉन्सेप्ट। ओके बच्चों, ओके तो चलिए अब यहाँ पे एक आखिरी प्रश्न है बच्चों, नहीं आखिरी कहाँ अभी, ओहो इसमें तो ज्यादा क्वेश्चन हो गए, मैं तो 5 सोच रहा था। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए, भगवान के डाकिए। तो बच्चों देखो इसका मतलब क्या है, इस कथन का अर्थ यह है कि प्रकृति हमेशा विश्व बंधुत्व की भावना को बनाए रखती है, पक्षी और बादल इसके संदेशवाहक होते हैं, है ना। फूलों की खुशबू एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है, जल का वाष्प बादल बनके दूसरे देश में जाके वर्षा के रूप में गिरता है। यह प्रकृति का नियम है जो हमें सिखाता है कि संपूर्ण पृथ्वी एक है और हमें भी इसी प्रकार प्रेम और एकता के साथ में रहना चाहिए बच्चों। ठीक है, फिर छठा प्रश्न, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान से आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं बच्चों? तो पक्षी और बादल के द्वारा किया गया संदेशों का आदान प्रदान हमें यह सिखाता है कि पूरी दुनिया एक परिवार की तरह है। फूलों की सुगंध दूर दूर तक पहुंचाना और बादलों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक बरसना यह बताता है कि प्रकृति में कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन आज मनुष्य ने खुद को जाति, धर्म, भाषा इन सीमाओं में बांध लिया है, देशों की सीमाओं में। यदि हम पक्षी और बादल से सीख लें तो हम भी इस पृथ्वी में एकता और प्रेम को बढ़ा सकते हैं। ओके सर, पत्र कौन सा आएगा? पत्र देखो आएगा आपके किसी सगे संबंधी को आपको लिखना होगा या फिर प्रधानाचार्य को। ठीक है, जैसे मित्र को आपको जो है ना क्या बोलते हैं बर्थडे के लिए इनवाइट करना होगा, आपको किसी अपने भाई की शादी में जाना होगा, किसी कार्यवश जरूरी काम से गांव जाना होगा, ऐसे करके आएगा। पत्र में नॉर्मली जो प्रधानाचार्य को होते हैं वैसे वाले छोटे मोटे पत्र आ जाएंगे आपके। ठीक है, एक सबसे आखिरी क्वेश्चन, हमारे जीवन में डाकिए का क्या महत्व होता है, इस विषय पर आपको यहाँ पे उत्तर लिखना है। ठीक है, तो बच्चों डाकिए हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पुराने समय में जब इंटरनेट नहीं था तब संचार का मुख्य साधन पात्र क्या थे बच्चों? डाकिए, जिन्हें डाकिए घर घर पहुंचाते थे। यह न केवल पत्र बल्कि मनी ऑर्डर, पार्सल, सरकारी दस्तावेज को भी पहुंचाता था। जब डाकिया पत्र लेकर आता है तो वो कोई खुश हो जाता है तो कोई भावुक हो जाता है तो कोई कभी दुखी हो जाता है किसी की डेथ की खबर सुन के, है ना। ये केवल संदेशों को नहीं बल्कि
भावनाओं को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करता है। हालांकि इंटरनेट के आने से पत्रों की संख्या कम हो गई है, फिर भी डाकिये की भूमिका आज भी महत्वपूर्ण मानी जाती है बच्चों। ठीक है, ऐसे करके आप इसका आंसर लिखेंगे। ओके, ये चीजें। सर द पोएट्स नेम इज इंपॉर्टेंट। हाँ इंपॉर्टेंट है बच्चों, इंपॉर्टेंट है पोएट का नाम। ओके चलो, तो ये हो गया आपका। तो इस प्रकार से हमारा ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब एक बार सारे बच्चे जल्दी से बताओ कि क्या आपको चैप्टर 3 यानी कि पोएम 3 समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई है तो आप यस सर भी लिख सकते हैं और यस सर 3 ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। और जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया है बिल्कुल जल्दी से सारे बच्चे यहाँ पे लाइक कर देंगे। ठीक है, जिसने भी लाइक नहीं किया है सारे के सारे बच्चे सेशन को लाइक भी कर देंगे। ओके ठीक है, जिसने भी लाइक ना किया हो सेशन को जल्दी से लाइक करो, अपने सभी दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा बच्चों इसको शेयर भी कर दीजिएगा। ओके यस सर जी, आ गया है समझ। चलिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके अब डिस्कस करते हैं अपने अगले चैप्टर को। चैप्टर है 4 हमारा, क्या निराश हुआ जाए। ठीक है, क्लास 8 हिंदी चैप्टर 4, क्या निराश हुआ जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है। लेखक ने स्वीकार किया कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया, फिर भी वह निराश नहीं हुए। आपके विचार से इस बात के क्या कारण हो सकते हैं? यानी कि लेखक ये मानता है कि लोगों ने उसे धोखा दिया है लेकिन फिर वो निराश नहीं है, क्या रीजन हो सकता है इसका? तो रीजन इसका ये हो सकता है, देखो लेखक का मानना है कि जीवन में कुछ लोगों के धोखा देने से यह अर्थ नहीं होता कि दुनिया से अच्छाई समाप्त हो गई है। लेखक ने स्वीकार किया कि उसे भी कई बार धोखा तो मिला है, लेकिन उसने देखा कि अधिकतर लोग ईमानदार भी होते हैं और मददगार भी होते हैं। अगर लेखक सिर्फ नकारात्मक अनुभव को याद रखेगा तो फिर वो किसी पे विश्वास नहीं कर पाएगा। लेखक ने उन घटनाओं को भी देखा जब किसी अजनबी ने उसकी मदद की और उसकी हिम्मत बढ़ाई हो। उदाहरण के लिए टिकट बाबू लेखक को बचा हुआ पैसा लौटाने और बस कंडक्टर का निस्वार्थ भाव से बच्चों के लिए दूध लाना, ये दिखाता है कि मानवता अभी भी जीवित है। यही कारण है कि लेखक निराश नहीं होता और समाज में अच्छाई पर विश्वास को बनाए रखता है। ठीक है, ऐसे करके आप इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। चलो अगला प्रश्न है बच्चों, क्या निराश हुआ जाए पाठ से दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? तो बच्चों देखो, दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब ये बदले की भावना से किया गया हो या फिर किसी की छवि को खराब करने के उद्देश्य से किया गया हो। कई बार क्या होता है ना, लोग जो होते हैं वो दूसरे की गलतियों को उजागर करके उनका मजाक उड़ाते हैं, जिससे समाज में द्वेष और नकारात्मकता बढ़ती है। लेकिन अगर यह समाज में सुधार लाने और लोगों को जागरूक करने के लिए किया जाए तो ये सकारात्मक कदम साबित हो सकता है। लेकिन अगर मजे के लिए, बदले की भावना के लिए, इस छवि को खराब करने के लिए किया जा रहा है तो दोषों का पर्दाफाश करना बहुत बुरा हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, आजकल के बहुत से समाचार पत्र पत्रिकाएं, समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार कीजिए। तो बच्चों देखो, समाचार पत्र और न्यूज चैनल अक्सर भ्रष्टाचार, अपराध और अन्य जो सामाजिक बुराइयां होती हैं इनको उजागर करती है, और ये समाज के लिए बहुत ही अच्छा भी हो सकता है क्योंकि इससे लोग सतर्क होते हैं और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित होते हैं। ये हो गया पक्ष, पॉजिटिव साइड। अब नेगेटिव, लेकिन अगर ये दोषों का पर्दाफाश टीआरपी बढ़ाने के लिए, सनसनी फैलाने के लिए, अफवाहें फैलाने के लिए किया जा रहा है तो ये ना सिर्फ केवल गलत होगा बल्कि समाज में भ्रम और डर भी पैदा करेगा। इसीलिए आवश्यक है कि मीडिया निष्पक्ष, सटीक और विश्वसनीय जानकारी दे, ना कि सनसनी जो खेज खबरें हैं इनको बेवजह बढ़ावा दे। ठीक है, इस तरीके से। चलो ये आपको यहां पे समझ में आ गया? ओके तो यहां पे है हमारा, यहाँ पे क्वेश्चन 4 में है, लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा? क्या आप इससे भी बेहतर कोई शीर्षक रख सकते हैं? ये विचार इस शीर्षक को व्यक्त करता है, यानी कि क्या निराश हुआ जाए, ये इस चीज को व्यक्त करता है कि जीवन में नकारात्मक घटनाएं तो होती रहती है लेकिन हमें उनसे निराश नहीं होना चाहिए। लेखक बताता है कि उसने भी धोखा खाया है लेकिन उसे ऐसे कई अनुभव मिले हैं
जहां लोगों ने उनकी निस्वार्थ मदद भी की है। यदि शीर्षक उजाले की ओर होता तो ये सकारात्मक दृष्टिकोण को और अधिक मजबूती से यहाँ पे जो है ना बढ़ाता। ठीक है, निराश हुआ जाए। इसके अलावा एक अन्य शीर्षक क्या हो सकता है, उजाले की ओर या फिर रोशनी की ओर, उजाला या फिर रोशनी की ओर। अगला प्रश्न, आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान होता है, ठीक है, और लोग जो है ना बड़े बड़े आदर्शों की बातें करते हैं, लेकिन उन पर चलना कठिन होता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर हाँ तो आपको इसका उत्तर बताना इसके पक्ष में। तो देखो बच्चों, हाँ ये बात सही है कि आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उन पे चलना कठिन होता है। कैसे? उदाहरण के लिए हम अक्सर क्या कहते हैं बच्चों कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, हमें क्या नाम है हमें सच बोलना चाहिए, लेकिन जब बात खुद पे बनाती है तो हम झूठ बोलना हमें सुविधाजनक लगता है। छोटे छोटे झूठ, जैसे कि वो घर पे नहीं है, ये भी तो झूठ ही होता है ना। समाज में आदर्शों की बातें करना आसान होता है, चलना कठिन होता है, क्योंकि वो बहुत ही दिक्कत पैदा करते हैं फिर, है ना, अपने लिए, जब बात अपने ऊपर आ जाती है। अगला प्रश्न है बच्चों, हमारे महान मनीषियों के सपने का भारत है और रहेगा। ठीक है, हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। आपके विचार से हमारे महान विद्वानों ने किस तरह के भारत के सपने देखे हैं? लिखिए। कैसे लिखेंगे? भारत के महान मनीषियों ने एक ऐसे देश की कल्पना की थी जहां सभी नागरिक समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के सिद्धांतों का पालन करें। वे चाहते थे कि भारत में जातिवाद, धार्मिक कट्टरता, भेदभाव, भ्रष्टाचार से ये मुक्त हो। वे एक राष्ट्र की कल्पना करते थे जहां सभी नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की समान सुविधा मिले और लोग एक दूसरे के साथ में प्रेम पूर्वक रह सकें बच्चों। ठीक है, इस तरीके से। फिर अगला, आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? आप कैसा सोचते हो कैसा भारत हो बच्चों? तो मेरे सपनों का भारत ऐसा होगा जहां हर व्यक्ति को न्याय मिलेगा, न्याय में देरी नहीं होगी, किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं होगा, लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार हों। मेरे हिसाब से मेरा देश ऐसा होगा जहां पे भ्रष्टाचार नहीं होगा, इसका नामो निशान नहीं होगा, लोग जानते भी नहीं होंगे भ्रष्टाचार होता क्या है। लोग स्वच्छता, पर्यावरण और सामाजिक कल्याण के प्रति जागरूक होंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध हों और तकनीकी विकास के साथ साथ नैतिक मूल्यों को प्राथमिकता दी जाए, ऐसी यहाँ पे विशेषताएं बताई गई हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है बच्चों, आपके सपनों का भारत कैसा होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे एक और चैप्टर कंप्लीट। तो एक बार सारे बच्चे जल्दी से बताइए, क्या आपको चैप्टर 4 ढंग से समझ में आ गया? अगर हाँ तो सारे बच्चे जल्दी से लिखेंगे यस सर जी। समझ में आ गया तो लिखेंगे 4th यस सर, या फिर नॉर्मली यस सर भी आप लिख सकते हो। ठीक है, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। ओके, यस सर जी, समझ में आ गया है। रूही नाज, यस सर जी। रानी सिसोदिया, यस सर। भवानी शंकर पांडे, यस सर जी। पीहू, यस सर। और स्टेंस, यस सर जी। संध्या, यस सर। रिया, यस सर जी। प्रेमानंद प्रजापति, यस सर। हरीश, यस सर। रितेश, यस सर। देवेंश तिवारी, यस सर जी। वाओ, वेरी गुड। पलक सिंह, रुद्रा गेमिंग सर, ऑलमोस्ट अच्छी बात है। नीतू और सुमित, नितिल, गौरव, नितिन है सॉरी, ठीक है, तान्या और क्षमता, हरीश। चलो आगे देखेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन को और अगले चैप्टर को। ओके, तो अब हमारा यहाँ पे अगला चैप्टर कह लीजिए, पोएम कह लीजिए, वो है यहाँ पे शुरू हो जाती है। पोएम है बच्चों आपकी, ठीक है, क्लास 8 हिंदी के चैप्टर 5 यानी कि पोएम कह लीजिए। यह सबसे कठिन समय नहीं, कवित्री हैं जया जादवानी। ठीक है, इसके हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखो बच्चों क्या कहा गया है। पहला क्वेश्चन, यह कठिन समय नहीं, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों कवि ने यह सिद्ध करने के लिए कई तर्क दिए हैं कि अभी भी जीवन में आशा और निरंतरता बनी हुई है। कौन कौन से? चिड़िया अभी भी तिनका दबाए हुए है, एक हाथ झड़ती हुई पत्ती के थमने के लिए बढ़ रहा है, रेलगाड़ी अपने गंतव्य तक जा रही है, बूढ़ी नानी कथा सुना रही है, कोई सूरज डूबने से पहले लौटने की बात कर रहा है। ये जितनी भी घटनाएं हैं ये सभी ये संकेत देती हैं कि जीवन चलता रहता है, कठिनाइयां आती हैं लेकिन उम्मीद बनी रहती है। ठीक है, इस तरीके से। अगला, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है, वह तिनकों का क्या करती होगी बताइए। तो बच्चों
चिड़िया तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी कर रही है, ठीक है, ताकि वह अपना जो घोंसला है ये बना सके। सूरज डूबने से पहले वह अपने बच्चों के अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, ठीक है, एक सुरक्षित आश्रय तैयार करना चाहती है। उसका घोंसला उसके परिवार को सुरक्षा देता है, जो यह दर्शाता है कि कठिनाइयों के बावजूद भी जीवन आगे बढ़ता रहता है। ओके, अब ये थोड़ा सा वैसे बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, तो मेनली इस चैप्टर से आपके यही 2 क्वेश्चन बनते हैं, बाकी इसको भी देख लेंगे। अंतरिक्ष के पार अंतरिक्ष के पार की दुनिया से क्या सचमुच कोई बस आती है जिससे खतरों के बाद भी बचे हुए लोगों की खबर मिलती है? आपकी राय में यह झूठ या सच है? यदि झूठ है तो कविता में ऐसा क्यों लिखा है? अनुमान लगाइए कि यदि सच लगता कि अंतरिक्ष संबंधी विज्ञान कथा के आधार पर कल्पना कीजिए वह बस कैसी होगी, वे बचे हुए लोग खतरों से क्यों गिर गए होंगे, इस संदर्भ में है। तो देखो, ये वैज्ञानिक रूप से असंभव है क्योंकि बस अंतरिक्ष में नहीं जा सकती है। यह कल्पना मात्र है जिसे कवि ने फैंटेसी बनाए रखने के लिए लिखा है। दूसरी दुनिया के अस्तित्व का कोई प्रमाण भी नहीं मिलता है। ओके, चलो, तो ये देखो, वैसे इस पोयम से ना आपके यही 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ज्यादातर एग्जाम में आते हैं, ये वाले 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा चैप्टर 5 यानी कि पोयम 5 भी पूरी हो गई। अब हम देखेंगे पोयम 6, ठीक है। क्लास 8 हिंदी के चैप्टर नंबर 6 यानी कि पोयम 6 है कबीर की साखियां। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और कवि कौन है? कबीर जी। पहला क्वेश्चन, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर जी क्या कहना चाहते हैं स्पष्ट कीजिए। या फिर वो अपने कबीर जी का दोहा सुना है ना, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान, या फिर पड़ी रहन दो म्यान, है ना। तो वही बात यहाँ पे कही है। कबीर इस उदाहरण के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि असली मूल्य हमेशा मुख्य वस्तु का होता है, ना कि उसके बाहरी स्वरूप का। जैसे तलवार का मूल्य उसकी धार से तय होता है, ना कि उसकी म्यान से, वैसे ही व्यक्ति की जाति नहीं बल्कि उसके ज्ञान और गुण महत्वपूर्ण होते हैं। साधु संतों का सम्मान उनकी शिक्षा और आचरण से होता है, ना कि उनकी जाति से होता है। ठीक है, इस तरीके से आपका यह कॉन्सेप्ट होगा। अगला देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 2, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है कि मनवा तो दहु दिश फिरे, यह तो सुमिरन नाही। इसके माध्यम से कवि जी क्या कहना चाहते हैं? तो कवि जी इसके माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि दिखावटी भक्ति करने वालों की आलोचना की है। वे कहते हैं कि भगवान का सच्चा स्मरण एकाग्रता से होना चाहिए। यदि मन इधर उधर भटक रहा है तो केवल माला फेरने से भक्ति की जा रही है, तो ये सच्ची भक्ति नहीं है, बल्कि एकाग्रता में ईश्वर का सच्चा स्मरण, उनके नाम का जाप करना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। तीसरा प्रश्न, कबीर जी ने घास की निंदा करने से मना क्यों किया है? दोहे के हिसाब से बताओ। तो बच्चों, कबीर के अनुसार घास यानी कि तिनका, इसको छोटा या तुच्छ नहीं समझना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब यही छोटा तिनका आंख में पड़ता है ना, तो बहुत कष्टकारी होता है। इसका अर्थ यह है कि समाज में छोटे से छोटे व्यक्ति को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यदि वह शक्तिशाली बन जाए तो फिर बहुत नुकसान पहुंचा सकता है वो, है ना, ऐसे करके। चलिए अगला प्रश्न, आपके विचार से आपा और आत्मविश्वास, आपा और उत्साह, इसमें अंतर है? तो पहले देखो, आपा और आत्मविश्वास की बात करेंगे। आपा का मतलब होता है बच्चों अहंकार, और आत्मविश्वास होता है खुद पे विश्वास रखने की भावना। आपा और उत्साह में बात करेंगे तो आपा का मतलब होता है घमंड, और उत्साह का मतलब होता है किसी कार्य को जोश और लगन से करना। ओके, इस तरीके से। प्रश्न नंबर 5, बहुत अच्छे से। सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते हैं सुनते हैं, यानी कि आप इस वीडियो को एक ही प्रकार से देखते हैं सुनते हैं, पर एक समान विचार नहीं रखते हैं। आप अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार काम करते हैं। पाठ में कबीर की किस साखी के उपयुक्त पंक्तियों में यह भाव मिलते हैं? तो देखो, कबीर की साखी आवत गारी एक है, उलटट होई अनेक, यानी कि घटना तो एक है, सभी देखते हैं, लेकिन सभी के ना मतलब अलग होते हैं। यह भाव ये स्पष्ट करता है कि सभी लोग समान रूप से चीजें देखते हैं सुनते हैं, लेकिन उनके विचार अलग अलग होते हैं। जैसे आपको कोई मूवी दिखाई जाए तो आपको उसको देखोगे सुनोगे एक जैसे ही, लेकिन आप उसके बारे में बातें करोगे सोचोगे वो अलग होगा अपनी मनोवृत्तियों के हिसाब से। समानता लाने के लिए विचारों की एक रूपता आवश्यक होती है, इनकी समानता लानी है
तो विचारों की एक रूपता बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है बच्चों। ठीक है, चलो अगला है बच्चों हमारा ये आखिरी वाला प्रश्न कि कबीर के दोहे को साखी क्यों कहा जाता है, याद करो। तो देखो बच्चों, कबीर के दोहे को साखी कहा जाता है क्योंकि साखी का अर्थ होता है प्रत्यक्ष प्रमाण। साखी का मीनिंग क्या है, शब्द प्रत्यक्ष प्रमाण। तो कबीर जी ने अपने दोहे में वही बातें कही हैं जो उन्होंने समाज में प्रत्यक्ष रूप से देखी और अनुभव की थी। कबीर जी समाज में व्याप्त कुरीतियां, जातिवाद और बाहरी आडंबरों का विरोध करते थे। उनके दोहे हमें ये सिखाते हैं कि व्यक्ति की जाति नहीं बल्कि उसका ज्ञान और आचरण महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने ये भी समझाया कि यदि आपसे कोई अपशब्द कहे तो हमें मौन रहना चाहिए क्योंकि प्रति उत्तर देने से विवाद और बढ़ेगा। ठीक है, कबीर जी ने दोहे में ईश्वर भक्ति, सरलता, सहिष्णुता, मानवता का संदेश दिया है जो आज भी प्रासंगिक है बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे पूरा हो गया। अब एक बार ना सारे बच्चे जल्दी से बताओ, अगर आपको ये पोयम 6 समझ में आ गई है तो जल्दी से लिखेंगे यस सर जी। ठीक है, 6 या फिर यस सर लिख सकते हो, बस इतना ही काफी है। ओके, जल्दी से बताएंगे। देवेश तिवारी, यस सर जी 5 और 6। अच्छा, 5वां और 6ठा, ठीक है, वेरी गुड। यस सर जी, एक बच्चा है जो कह रहा है नो सर। कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया आपको भाई, जल्दी से बताएंगे। बाकी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे समझा ही चुका हूं अच्छे तरीके से। चलो अब देखेंगे बच्चों अपना चैप्टर नंबर 4, चैप्टर 4 नहीं चैप्टर 8 है सर, चैप्टर 7। देखो अब हम क्लास 8 हिंदी के चैप्टर नंबर 7 वसंत की किताब का जहां पहिया है इसके आधार पे इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है, किसको देखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो इसमें कई क्वेश्चन है, 10 के आसपास। उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। ठीक है, आपके विचार से लेखक जंजीरों के द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा करता है, तो लेखक जंजीरों से उन सामाजिक बंधनों और रूढ़ियों की ओर संकेत कर रहा है जो तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले की महिलाओं को आगे बढ़ने से रोक रही थी। वे परंपरागत मान्यताओं और सामाजिक सीमाओं में जकड़ी हुई थी जहां उन्होंने अपनी मर्जी से बाहर जाने या आर्थिक स्वतंत्रता पाने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, और इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है इसी के माध्यम से, क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं कि जो लोग जंजीरों में जकड़े होते हैं ना वो उन्हें तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ तरीका निकाल ही लेते हैं, क्या इस बात से सहमत है? हाँ, ये कथन बिल्कुल सही है कि जब कोई व्यक्ति सामाजिक बंधन में फंसा हुआ होता है, अधिक समय तक जकड़ा रहता है, तो वो उसे तोड़ने का कोई ना कोई तरीका खोज ही लेता है। इसी तरीके से जैसे पुडुकोट्टई की महिलाएं थी तो इन्होंने भी यही किया, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को बनाए रखने के लिए साइकिल को अपनाया। इससे उनमें आत्मसम्मान बढ़ा, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी और वे अपने खुद के फैसले भी लेने लगी थी। ठीक है, इसके अलावा बच्चों साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए बच्चों, जहां पहिया है तो साइकिल आंदोलन से महिलाओं में आत्मनिर्भरता बढ़ी। ठीक है, वे रूढ़ियों को तोड़ने में सफल हुई। पहले उन्हें कहीं भी जाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब वे स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकती थीं। इससे उनकी आय में वृद्धि हुई, समय की बचत हुई और वे घरेलू तथा व्यावसायिक कार्यों को बेहतर ढंग से कर सकें। सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने साइकिल को अपनी आजादी का प्रतीक बनाया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने साइकिल को अपनी आजादी का प्रतीक बनाया था। ठीक है, चौथा प्रश्न, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का बहुत ज्यादा विरोध किया, लेकिन जो साइकिल मालिक, ठीक है, साइकिल की दुकान के मालिक आर साइकिल्स, इन्होंने इसका समर्थन किया। क्यों? देखो बच्चों, सबसे पहली बात, पुरुषों को यह डर था कि साइकिल चलाने से महिलाओं में जागरूकता आएगी, आत्मनिर्भरता आएगी और जिससे समाज में बदलाव होगा, और हुआ भी ऐसा ही है ना। जब महिलाओं ने बड़ी संख्या में साइकिलें खरीदना शुरू कर दी तो आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन दिया, क्योंकि उनकी साइकिलों की बिक्री थी वो 350% तक बढ़ गई थी, इसीलिए। ठीक है, चलो पांचवा प्रश्न, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई, जहां पहिया है पाठ के आधार पर बताइए। तो बच्चों, शुरुआत में इस आंदोलन की शुरुआत करने वाली फातिमा को समाज और अपने परिवार दोनों से विरोध सहना पड़ा। लोग उस पर ताने कसते थे, उसे खरी खोटी सुनाते थे, पुरुषों से भी अनुचित उसे बताया। ठीक है, पुरुषों ने भी इसे गलत बताया। सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि महिलाओं के लिए लेडीज साइकिल ही उपलब्ध नहीं थी, लेकिन
उन्होंने जेंट साइकिल लेकर भी अपनी यात्रा को जारी रखा था बच्चों। ओके, ऐसे करके लिखेंगे। अगला, आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है क्यों रखा होगा? तो मेरे हिसाब से लेखक ने यह नाम इसलिए चुना होगा क्योंकि साइकिल इस आंदोलन की पहचान थी। पुडुकोट्टई की महिलाओं के लिए यह सिर्फ एक साधारण सवारी नहीं थी, बल्कि यह उनकी आजादी और आत्मनिर्भरता का प्रतीक थी। इसने उन्हें केवल न घर से बाहर निकलने के अवसर दिए, बल्कि उन्हें आत्मसम्मान और आर्थिक स्वतंत्रता भी प्रदान की। इस आंदोलन से महिलाओं को अपनी क्षमता का एहसास हुआ, जिससे उनकी सोच में काफी बड़े बदलाव भी आए थे बच्चों। ठीक है, तो आपका ये छठा प्रश्न हो जाएगा ऐसे करके। चलो, अब हमारा ये सातवां प्रश्न है। आपने अभी ये चैप्टर पढ़ा जहां पहिया है, तो आपके मन में जहां पहिया है पाठ का कोई दूसरा शीर्षक आ रहा है? आपको बताना ही बताना है दूसरा शीर्षक, और सुझाव देना है कि वो कैसे सही है। तो मेरे हिसाब से दूसरा शीर्षक होगा नारी शक्ति स्वतंत्रता की ओर। यह शीर्षक इसलिए उपयुक्त है बच्चों क्योंकि यह पाठ महिलाओं की संघर्ष और आत्मनिर्भरता की कहानी को दर्शाता है। पुडुकोट्टई की महिलाओं ने साइकिल चलाकर सामाजिक बंधनों को तोड़ा और अपनी आजादी को महसूस किया। यह केवल यात्रा का साधन नहीं था, बल्कि उनके आत्मसम्मान और स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया था। उन्होंने यह साबित कर दिया कि अगर वे साइकिल चला सकती हैं तो अपने जीवन के फैसले भी वे खुद से ले सकती हैं। ठीक है, तो इसीलिए जहां पहिया है, इसके अलावा नारी की शक्ति स्वतंत्रता की ओर, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, ये ज्यादा जरूरी नहीं है वैसे। ठीक है, हाँ ये वाला जरूरी है बच्चों। देखो, पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में इस तरह नहीं सोचा था। साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा जाता है बच्चों? तो ध्यान से देखो, साइकिल एक सस्ता, सरल और उपयोगी वाहन है जो बिना किसी ईंधन के चलता है और दूसरों के लिए रास्ता छोड़ने में सक्षम है। लेखक को पहले यह नहीं लगा था कि यह किसी के जीवन में इतना बड़ा बदलाव ला सकती है, लेकिन पुडुकोट्टई की महिलाओं ने इसे स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में अपनाया था बच्चों। ठीक है, और ठीक है, हाँ एक ये वाला प्रश्न बच्चों कि पुडुकोट्टई में कोई महिला अगर चुनाव लड़ती तो उसका पार्टी का चिन्ह क्या बनाती? ठीक है, अगर कोई भी महिला लड़ती ना चुनाव तो पार्टी का चिन्ह बनाती पहिया, क्योंकि यह स्वतंत्रता और निरंतर प्रगति का प्रतीक है। साइकिल चलाने से ही महिलाओं में आत्मनिर्भरता आई थी, उनके जीवन में बदलाव हुए थे, है ना। एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन बच्चों, मान लो साइकिल यानी कि जितने भी पहिए हैं वो हड़ताल पे चले जाएं, जैसे कि मोटरसाइकिल, बाइक, कार, हवाई जहाज के जो पहिए हैं वो हड़ताल पे चले जाएं, वो चले नहीं, तो क्या होगा इससे दुनिया में? तो दुनिया की सभी पहिए हड़ताल पे अगर चले गए ना तो परिवहन, उद्योग, सारी सुविधाएं ठप पड़ जाएंगी, देश की इकोनॉमी ठप पड़ जाएगी, उससे व्यापार रुक जाएंगे, इससे जीवन की गति रुक जाएगी, विकास बाधित हो जाएगा। ओके, यह है हमारा एक आखिरी क्वेश्चन, काफी इंटरेस्टिंग। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। इस कथन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। तो देखो बच्चों, इस कथन का अर्थ यह है कि सन 1992 के बाद पुडुकोट्टई की महिलाओं ने बदलाव की दिशा में ठोस कदम उठा लिए थे। पहले वे पूरी तरह से पुरुषों पर निर्भर थीं और समाज की पुरानी मान्यताओं से बंधी हुई थीं, लेकिन साइकिल चलाने से उनमें आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास आया। उन्होंने साबित किया कि वे खुद अपने फैसले लेने में सक्षम हैं और अब पीछे मुड़कर देखने का कोई सवाल ही नहीं है। इस आंदोलन ने महिलाओं की सोच बदल दी और यह बदलाव स्थायी था, जिससे इस जिले की सामाजिक संरचना को हमेशा हमेशा के लिए बदलाव मिला। ओके बच्चों, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे 13वां प्रश्न। चलो अब हम देखेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 8। ठीक है, क्लास 8 हिंदी का वसंत किताब का चैप्टर 8 है अकबरी लोटा। ठीक है, अकबरी लोटा। इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, लाला झावलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके हिसाब से लाला झावलाल चुप क्यों थे? तो बच्चों, लाला झावलाल को बेढंगा लोटा पसंद नहीं था, लेकिन वे चुप इसलिए रहे क्योंकि वे अपनी पत्नी का सम्मान करते थे, पहला रीजन। दूसरा रीजन, अगर वे उसकी तेज तर्रार प्रवृत्ति, मतलब वो अपनी पत्नी की तेज तर्रार प्रवृत्ति से परिचित भी थे और वो जानते थे कि यदि उन्होंने कुछ भी कहा तो स्थिति और बिगड़ सकती थी,
उन्होंने समझदारी दिखाते हुए बिना कुछ कहे लोटा ले लिया ताकि वो विवाद से बच सके बच्चों। ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन। लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला झाऊलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होंगी? तो देखो बच्चों, लाला झाऊलाल ने 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। इसका मतलब यह है कि गली में जो शोर हुआ, ठीक है, उसके लोटे की वजह से, उसको सुनकर भीड़ इकट्ठा हो गई, अंग्रेज को चोट भी लग गई। ठीक है, इससे लाला झाऊलाल तुरंत समझ गए कि मामला गंभीर हो सकता है और किसी प्रकार के विवाद से बचने के लिए शांत रहना यानी कि ज्यादा ना बोलना ही उचित होगा। ओके, अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। अंग्रेज के सामने विलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने तक से क्यों इनकार कर दिया था? आपके विचार से विलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे, स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, विलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने से इनकार कर दिया ताकि अंग्रेज का गुस्सा उन पर ना निकले और वो संदेह ना करें। इसके अलावा वे अपनी योजना को पूरा करने और पैसों की व्यवस्था करने में लगे थे, इसलिए उन्होंने खुद को अलग दिखाने की कोशिश की और विलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने से मना कर दिया था। ठीक है, ये चीजें। यहां पे बच्चों आपका चौथा प्रश्न है, विलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहां से किया था? अकबरी लोटापाट किया था, बताओ। तो उन्होंने अपनी पत्नी की संदूक से चोरी करके इंतजाम किया था। ठीक है, पत्नी की संदूक से चोरी की थी। अब आप ये बताओ कि अंग्रेज ने ये पुराना लोटा क्यों खरीदा था? अंग्रेज ने ये पुराना लोटा क्यों खरीदा था? क्योंकि देखो, अंग्रेज को ऐतिहासिक और प्राचीन वस्तुएं एकत्र करने का बहुत शौक था। उसने पहले भी पुरानी मूर्तियां खरीदी थी, इसीलिए जब विलवासी जी ने लोटे को अकबरी लोटा कहकर प्रचारित किया कि बताया कि एक अकबरी लोटा है, तो उसने बिना सोचे समझे उस लोटे को भी खरीद लिया क्योंकि वो ऐतिहासिक चीजों का शौकीन था, है ना। अगला, इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। विलवासी जी ने यह बात किससे और क्यों कही थी? तो बच्चों, विलवासी जी ने यह बात झाऊलाल से कही थी क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी के संदूक से पैसे चुराए थे और यह बात किसी को बताना नहीं चाहते थे, तभी तो कहते हैं इस भेद को मेरे सिवाय कोई और नहीं जानता सिवाय मेरे ईश्वर के, क्योंकि कि मैं पैसे को चुरा के लाया हूं, ठीक है, अपनी पत्नी के संदूक से। अब मान लो जिस दिन झाऊलाल अपनी पत्नी से नहीं, झाऊलाल नहीं, विलवासी जी, उस दिन रात्रि में विलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। समस्या तो झाऊलाल की थी और नींद विलवासी जी की उड़ी थी। ऐसा क्यों? विलवासी जी ने अपनी पत्नी के संदूक से पैसे चुराए थे। अब वे इस चिंता में थे कि कब वे चुपचाप पैसे वापस रख सकें, इस वजह से वे रात भर जागते रहे। ओके, अगला 8वां, लेकिन मुझे इस जिंदगी में ही चाहिए। अजी, इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन है या 7 वर्ष? झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच में इस बातचीत से क्या पता चलता है? तो इस बातचीत से यह साफ होता है कि झाऊलाल बेहद कंजूस व्यक्ति थे। वे अपनी पत्नी से वादा तो कर लेते थे लेकिन उसे पूरा करने में हमेशा देरी करते थे। पत्नी को उनके वादों पर विश्वास नहीं था, इसीलिए वह उन्हें उकसाने के लिए ऐसी बातें बोलती थी। ठीक है, अब छोटे छोटे 3-4 क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि क्या होता यदि अंग्रेज लोटा ना खरीदता? तो अगर अंग्रेज लोटा नहीं खरीदता ना, तो विलवासी जी को अपनी पत्नी से चुराए हुए पैसे झाऊलाल को देने पड़ते, अन्यथा झाऊलाल अपनी पत्नी को पैसे नहीं दे पाता। क्या होता यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता? अगर अंग्रेज पुलिस को बुला लेता तो झाऊलाल पे कार्रवाई हो सकती थी, संभवतः उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता था, जुर्माना भी भरना पड़ सकता था, जिससे वे अपनी पत्नी को दिया हुआ वचन कभी भी पूरा नहीं कर पाते, है ना। ये चीजें होती। क्या होता यदि विलवासी जी अपनी पत्नी के गले में चाबी जब निकाल लेते गले से, तो वहीं पत्नी जग जाती? तो पता है क्या होता, एक तो पत्नी जगती, देखते गले से चाबी निकाल लें, तो विलवासी जी शर्मसार हो जाते, पानी पानी हो जाते कि मेरी चोरी पकड़ी गई, है ना, और हो सकता है उन पर चोरी का आरोप भी लग सकता था, है ना, इस तरीके से। अब इस चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन और हैं हमारे, 2 ही हैं, ज्यादा नहीं। अब इस कहानी में आपने 2 चीजों के बारे में मजेदार कहानियां पढ़ी, अकबरी लोटे की कहानी और जहांगीरी अंडे की कहानी। तो बच्चों, ये कहानियां सच्ची हैं या काल्पनिक है, ये बताओ। आपको क्या लगता है, ये कहानियां सच्ची हैं या फिर काल्पनिक है? कैसी कहानी है ये? ओके, तो बच्चों ये दोनों ही कहानियां पूरी तरीके से कल्पना पर आधारित है। जहांगीरी अंडा तो पूरी तरीके से असंभव है क्योंकि अंडे इतने वर्षों तक सुरक्षित ही नहीं रह सकते। इसी तरीके से अकबरी लोटे का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है, इसलिए होगा बच्चों ये, है ना। अब देखो, एक क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि विलवासी जी ने जिस तरीके से रुपयों का प्रबंध किया, क्या वो सही था या गलत था? तो विलवासी जी ने पैसे चुराकर अंग्रेज से झूठ बोलकर रुपयों की व्यवस्था की, जो कि पूरी तरीके से गलत था। सहायता करने के लिए
चोरी करना उचित तरीका नहीं है। उन्हें अपनी पत्नी को समझाकर ईमानदारी से पैसे ले लेने चाहिए थे, चोरी नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, तो इस तरीके से चैप्टर 8 हो गया हमारा अकबरी लोटा। अगर आपको समझ में आ गया है तो सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे समझ में आ गया है तो लिखेंगे यस सर जी, हमको समझ में आ गया है। इस तरीके से जल्दी से सारे बच्चे लिखेंगे, और जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया है सारे के सारे बच्चे जल्दी जल्दी सेशन को लाइक भी कर देंगे जल्दी से। ओके, यस सर जी, प्लस में फायर वाला इमोजी। अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अगले चैप्टर को देखेंगे। अब हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 10। ठीक है, अच्छा 9वां चैप्टर वो सूर्य के पद वाला रह गया, अभी आगे बताऊंगा, चिंता मत करो, वो आगे हो गया दरअसल। क्लास 8 हिंदी का चैप्टर 10 है हमारा, पानी की कहानी। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। पहला क्वेश्चन, लेखक को ओस की बूंदें कहाँ मिली थी? तो बच्चों लेखक जब सुबह बेर की झाड़ी के पास से गुजरा तो अचानक से एक ओस की बूंद उसकी कलाई पर गिर गई, फिर धीरे धीरे हथेली पर सरक गई। दूसरा, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी, बताइए। तो बच्चों ओस की बूंद जो थी ना, उससे जब ये याद आया, क्या याद आया जिसकी वजह से क्रोध और घृणा हुई, कि पेड़ जो होता है ना वो किस तरीके से पेड़ की जड़ें जमीन के अंदर से जल को बलपूर्वक खींचती हैं और उनका उपयोग अपने लिए करती हैं, इस वजह से उसे घृणा आई। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी का पूर्वज या पुरखा क्यों कहा जाता है बच्चों? तो आप सभी को पता है पानी कैसे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से, इसीलिए इसको पूर्वज कहा गया क्योंकि इसका निर्माण इन्हीं दोनों से होता है ना। पानी की कहानी के आधार पर बताइए पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन। पानी का जन्म हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक संयोजन से हुआ है। ब्रह्मांड के निर्माण के समय ये गैसें स्वतंत्र रूप में मौजूद थी। जब पृथ्वी बनी तब जल वाष्प के रूप में थी, मतलब जल जो था वो वाष्प के रूप में था। बाद में संघनन से महासागरों, नदियों, झीलों में परिवर्तित हुआ। पानी लगातार एक चक्र से गुजरता है, बादलों में बदलकर बरसता है, नदियों और समुद्र में जाता है, फिर वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाता है। जैसा प्रोसेस है वैसा सेम टू सेम चलता रहता है। ठीक है, चलो फिर बच्चों कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि ओस की बूंद लेखक को अपबीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही है? तो बच्चों ओस की बूंद सूर्य के उगने की प्रतीक्षा कर रही है, ताकि जैसे ही सूर्य आए वो भाप बनकर उड़ जाए, है ना, इसलिए यहां पे है। ठीक है, चलो अगला है बच्चों, जल चक्र के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए और पानी की कहानी की तुलना करके देखिए कि लेखक ने जो क्या नाम है पानी की कहानी है इसमें कौन कौन सी बातें विस्तार से बताई हैं। तो बच्चों जल चक्र का चित्र, जल चक्र में पानी वाष्प बनकर बादलों में परिवर्तित होता है, फिर वर्षा के रूप में गिरकर नदियों, समुद्रों और झीलों में प्रवाहित होता है। लेखक ने इस प्रक्रिया को विस्तार से नहीं बताया, बल्कि पानी की यात्रा और उसकी अवस्थाओं का कल्पनात्मक वर्णन किया है। ये आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है, पोएम का। समुद्र के तट पर नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी क्यों होती है? पानी के आधार पे बताओ। नहीं, देखो ध्यान से सुनो, समुद्र के तट जो होते हैं ना, इसके आसपास के नगरों में ना तो अधिक ठंडी ज्यादा होती है, ना तो अधिक गर्मी होती है, मौसम एकदम समान रहता है। तो मौसम एकदम समान रहता है, ऐसा क्यों बच्चों? तो देखो समुद्र के तटीय नगरों में मौसम ना तो अधिक ठंडा होता है ना तो अधिक गर्म होता है, क्योंकि वहां हवा में नमी पाई जाती है। अब जहां हवा में नमी होगी वहां पे मौसम अनुकूल रहेगा। समुद्र के जल के निरंतर वाष्पीकरण के कारण वहां का एनवायरमेंट संतुलन रहता है, जिससे तापमान में अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता और हमेशा जो है ना वो मौसम वहां का सुहावना बना रहता है बच्चों। ओके, चलिए तो ये हो गया हमारा यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 पूरा। अब हमारी जो कविता 9वीं बच गई है ना, 9वीं कविता, उसको देख लेते हैं बच्चों। ये रही हमारी 9वीं कविता। ठीक है, क्लास 8 हिंदी का चैप्टर 9th के लीजिए या फिर पोयम 9th के लीजिए, सूर्य के पद, भगवान श्री कृष्ण के बारे में, वो यहां से शुरुआत होगा। तो क्वेश्चन 1 है, बालक श्री कृष्ण जी किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए थे बच्चों? तो भगवान श्री कृष्ण जी अपनी चोटी को बलराम जी जैसी मोटी और लंबी बनाना चाहते थे। तब माता यशोदा ने उनकी इसी इच्छा का लाभ उठाया, फायदा उठाया और कहा, देख कन्हैया मैं तुझे एक चीज बताती हूँ, तो ना ये दूध पिया कर, दूध पीने से तेरे बाल मोटे होंगे, तेरी जो चोटी है वो भी लंबी हो जाएगी, बलराम के जैसी हो जाएगी। बस इसी लोभ से श्री कृष्ण दूध पीने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, अगला बच्चों, श्री कृष्ण जी अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे? तो कृष्णा जी चोटी के विषय में सोचते हैं, मेरी चोटी कब बड़ी होगी,
कब वो लंबी होगी, कब वो मोटी होगी, और कब जब मैं उसे गूंथूंगा तो नागिन की तरह जमीन पे लहराएगी, लौटेगी, है ना। दूध की तुलना में कृष्णा जी को कौन कौन से खाद्य पदार्थ अधिक पसंद थे? तो माखन रोटी उन्हें ज्यादा पसंद था। कौन कौन सा? माखन रोटी। अब यहां पे तय ही पूत अनोखी जायो पंक्तियों में ग्वालन के मन में कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? तो इस पंक्ति में गोपी शिकायत और उल्हाने का भाव प्रकट कर रही है। वह माता यशोदा से कह रही है कि तुम्हारा पुत्र अनोखा है। यह व्यंग्यपूर्ण और भाव श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को दर्शाता है बच्चों। ठीक है, ऐसे करके लिखेंगे। चलो अब अगला प्रश्न बच्चों हमारा यहाँ पे, मक्खन चुराते समय और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते थे? सिंपल सी बात है, एक छोटा बच्चा जब खाना खाता है तो वो हाथ से कुछ ना कुछ बिखरा ही देता है। अब मक्खन ऊंचाई पे टंगा होता था छीके पे, अब श्री कृष्ण छोटे थे तो वो ओखली का उपयोग करके उस पर चढ़ते थे, फिर मक्खन को खाते थे, अपने दोस्तों को भी खिलाते थे। अब बाल स्वभाव के कारण छोटे छोटे कुछ मक्खन के टुकड़े फैल जाते थे, है ना, इस तरीके से। चलो अगला है हमारा, सूर्य के दोनों पदों में आपको कौन सा पद ज्यादा अच्छा लगा और क्यों लगा? तो आपको कोई सा भी अच्छा लगा, वो पहला है दूसरा। मैं आपको बताऊं मुझे कौन सा अच्छा लगा, तो मुझे पहला पद अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि इसमें पता है बाल श्री कृष्ण के स्वाभाविक व्यवहार का चित्रण हुआ है। यह पद बाल मनोविज्ञान के प्रभावशाली तरीकों को प्रस्तुत करता है, जहां भगवान श्री कृष्ण अपनी छोटी चोटी को देखकर ईर्ष्या और जिज्ञासा प्रकट करते हुए चाहते हैं कि उनकी चोटी भी बलराम की तरह लंबी और मोटी हो। माता यशोदा उनकी इसी जिद को भांपकर उन्हें दूध पीने के लिए प्रेरित करती हैं। श्री कृष्ण मां के समझाने पर माखन रोटी के बजाय दूध पीने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस पूरे प्रसंग में एक बालक की स्वाभाविक मनोदशा, सरलता, मासूमियत झलकती है। इस प्रकार यह पद श्री कृष्ण के बाल स्वरूप, उनकी सहजता और बाल सुलभ हठ को प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत करता है। इसीलिए यह अधिक मनमोहक प्रतीत होता है बच्चों। कैसा? अधिक मनमोहक। ओके, अब देखो यहां पे कि सूर्य के पद के दूसरे पद को पढ़कर बताइए कि आपके अनुसार उस समय श्री कृष्ण की उम्र क्या रही होगी। तो बच्चों उस समय कन्हैया जी की जो उम्र है बच्चों, वो 4 साल से 8 साल के वर्ष तक की रही होगी, क्योंकि छेके पे चढ़ते थे और ओखल का सहारा लेते थे। तो एक बच्चा जो है यही हो सकता है। ओके, ये चीजें सब चैप्टर 9 सिलेबस में नहीं है, क्यों करवा रहे हो बच्चों? ये चैप्टर है आपके सिलेबस में, सूर्य के पद सिलेबस में है आपका, ठीक है, अगर आपने फाइनल सिलेबस देखा होगा तो। फिर है, श्री कृष्ण गोपियों का माखन चुरा चुरा कर खाते थे, इसलिए उन्हें माखन चुराने वाला भी कहा गया। इसके लिए एक शब्द लिखे, तो माखन चोर। कृष्ण के 5 पर्यायवाची शब्द वासुदेव, मुरलीधर, सारथी, हरि, नंदलाला, नंदन, यशोदा नंदन, ऐसे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। यस सज्जी है, आदित्य गुप्ता, सुमित, यस सज्जी है ये। वेरी गुड, यही सुनना है मुझे, क्योंकि जो मैंने आपको बताया है ना एकदम ऑथेंटिक सारी तरीके से बता रखे, ऑथेंटिकली। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप सभी ने मेरे साथ मिलकर आज की इस वीडियो में क्लास 8वीं के अपने हिंदी के फाइनल के एग्जाम के लिए 1 घंटे का जो महा एपिसोड है, एक मैराथन कह लीजिए, या फिर हिंदी के लिए एक जो रैपिड रिवीजन है, वो यहाँ पे अच्छे से अटेंड कर लिया है। और मैं आशा करता हूं बच्चों कि हमने आपको जो भी क्वेश्चन, चाहे कविता वाले बताए हों, चाहे पाठ वाले बताए हों, इनके अध्याय वाले, आप सभी बच्चों ने अच्छे से इनकी जो प्रिपरेशन है, इनकी जो प्रैक्टिस है, अच्छे से कर ली होगी। देखो जो भी क्वेश्चन आपको बताए गए ना, ये सारे क्वेश्चंस पिछले 10 साल के पेपरों में पूछे जा चुके हैं। तो इस साल भी यहीं से पेपर में क्वेश्चन के बनने के चांसेस हैं। इसीलिए मैंने कहा था बच्चों कि आप लोग ना इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक जरूर देख लेना, ठीक है ना। और आई होप आप सभी की बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है सब पता चल गए होंगे, है ना। अब देखो जैसा कि मैंने बोला था कि इस वीडियो पे हम कम से कम 1K लाइक का टारगेट रखते हैं। तो जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों में शेयर करना इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, वो भी देख लें। और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को सारे बच्चे ज्वाइन करना, टेलीग्राम पे सर्च करके, ओके। और ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, आप चाहो तो फॉलो कर लेना, वहां पे भी हम कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स पे आप लोग मुझे अपना फीडबैक जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट कर लेना बच्चों, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, चाहे वो सैंपल पेपर हो, कुछ भी हो उन वीडियोस में, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज का हमारा जो रैपिड रिवीजन है, आज का जो मैराथन है, वो हो जाता है पूरा, ठीक है।
चलो बच्चों, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपनी तरफ से भी तैयारी करते रहिए, हम तो करवाते ही रहेंगे। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।